दोस्तों फाइनली काफी लंबे इंतजार के बाद ही सही पर लोकसभा के शीतकालीन सत्र शुरू हो चुके हैं और इसी के साथ ही वो ड्रामा भी शुरू हो चुका है जिसका हमेशा से हमें इंतजार रहा करता है, यानी कि संबित पात्रा वर्सेस प्रियंका गांधी का। कि नेहरू जी से जितनी भी शिकायतें हैं, जितनी भी गलतियां उन्होंने की आपके जहन में, जितनी भी गालियां देनी है, जितना भी अपमान करना है, उसकी भी एक सूची बना दी। इंदिरा जी ने क्या किया, राजीव जी ने क्या किया, परिवारवाद क्या होता है, नेहरू जी ने कौन सी गलतियां की। जैसे अंग्रेजी में कहते हैं कि once and for all let's close the chapter। प्रियंका जी ने भी बहुत कुछ बताया कि once and for all नेहरू जी के ऊपर चर्चा हो जाए। अगर once and for all नेहरू जी के ऊपर चर्चा हो गई तो फिर मैं यही कहूंगा कई लोगों के लिगेसी को दबा करके नेहरू की लिगेसी बनाने की चेष्टा की गई है। सरदार पटेल की लिगेसी को दबाया गया है, यहां तक दबाया गया कि जब सरदार पटेल की अंतिम संस्कार का समय आया तब नेहरू जी ने मना कर दिया था अपने कैबिनेट के कोलीग को कि कोई भी सरदार पटेल के अंत्येष्टि में ना जाए, इससे खराब और क्या हो सकता है। केवल सरदार पटेल नहीं। दरअसल आज लोकसभा में प्रियंका गांधी ने अपने परिवार को बचाने के लिए वो मुद्दा उठा लिया, वो टॉपिक छेड़ दिया जो हमेशा भाजपा का फेवरेट रहा करता है, यानी कि नेहरू का। ये भूल गई कि ये उन लोगों से नेहरू के बारे में बात करने को बोल रहे जो हमेशा ही नेहरू को कटघरे में खड़ा किए रहते हैं। और इसी मामले को लेकर आज संबित पात्रा ने प्रियंका गांधी वाड्रा की जमकर क्लास लगाई और वंदे मातरम पर किए गई नेहरू की गलतियों को सबके सामने खोलकर रख दिया। बाकी क्या हुआ हमारे आज के इस बहस में, इस डिबेट में, आप खुद देखिए। संबित पात्रा जी। धन्यवाद सभापति महोदया, आपको मैं वंदे मातरम से आज अभिनंदन करता हूं और सभागृह में मौजूद सभी सांसदों को, यहां ना पक्ष है न विपक्ष है, यहां सभी भारतीय बैठे हैं, सभी मेरे बंधुओं को वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम महोदया जी एक गीत नहीं है, यह एक मंत्र है। कई बार दो शब्द होते हैं जो पर्यायवाची लगते हैं मगर पर्यायवाची नहीं होते हैं, उनका अर्थ अलग होता है। जैसे कि देश और राष्ट्र, देश और राष्ट्र में भिन्नता है, पार्थक्यता है। जो देश है वही राष्ट्र नहीं है। देश की सीमाएं होती है, देश में मंत्री होते हैं, देश में विभाग होता है, देश में नदियां होती है, देश में समुद्र होता है, देश का एक वित्त होता है, देश की अर्थनीति होती है, देश की रक्षा नीति होती है, मगर राष्ट्र आत्मा होता है। राष्ट्र की सीमाएं नहीं होती, राष्ट्र विचार में रहता है, राष्ट्र का स्पंदन होता है। उदाहरण के लिए यदि देश कहा जाए तो गंगा मात्र एक नदी है, एक नदी जिसका एक उद्गम स्थल है और जहां जाके वो समाहित सागर में हो जाती है, गंगा सागर में। उसमें कितना पानी है, उसमें बायोडाइवर्सिटी क्या है, यह सब चर्चा की जा सकती है देश के अंतर्गत। मगर जैसे ही हम कहते हैं भारतवर्ष एक राष्ट्र है, तत्क्षणात उसी समय गंगा नदी नहीं रहती, गंगा मां का रूप धारण कर लेती है, वो गंगा मैया हो जाती है। यदि देश कहा जाए तो हिमालय केवल एक पर्वत श्रृंखला होती है, मगर अगर राष्ट्र कहा जाए तो भारतवर्ष में हिमालय वह आलय है जहां से दुर्गा आविर्भाव लेती है, जहां कैलाश में शिव शंकर शंभो विराजमान है। यह एक विचार है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार देश और राष्ट्र में पार्थक्यता है, गीत और मंत्र में पार्थक्यता है। गीत शरीर को स्पर्श करती है, गीत कर्णप्रिय हो सकती है, गीत की एक कालावधि होती है, किंतु मंत्र अक्षय होता है, मंत्र अनंत होता है, मंत्र आत्मा को स्पर्श करती है, जैसे वंदे मातरम आत्मा को स्पर्श करती है। और मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है, आज हम उस पर चर्चा कर रहे हैं, उस पर आज हम चिंता कर रहे हैं। मैं आज जो तुष्टीकरण की राजनीति के विषय में बात हुई, यहां कुछ संसद के सदस्यों ने विषय को रखा और उसे तोड़ने मरोड़ने की भी कोशिश की गई। कहा गया कि सुभाष चंद्र बोस जी ने चिट्ठी लिखा था जवाहरलाल नेहरू जी को, जिसके आधार पर नेहरू जी ने स्पष्टीकरण दिया था। मैं कहना चाहूंगा कि सुभाष चंद्र बोस जी ने चिट्ठी नेहरू जी को इसलिए लिखा था क्योंकि CWC कांग्रेस वर्किंग कमेटी की जो मीटिंग कलकत्ता में अक्टूबर 1937 में होने वाली थी 26 तारीख को, उससे पहले 9 अक्टूबर को उसका एजेंडा आया था। एजेंडे में लिखा हुआ था कि CWC इस बार तय करेगी कि वंदे मातरम का क्या करना है, रखना है या विसर्जित कर देना है।
सुभाष चंद्र बोस तड़प उठे थे, तड़पते हुए उन्होंने क्या लिखा था मैं पढ़ना चाहूंगा। मैं ये किताब पढ़ रहा हूं, वंदे मातरम द बायोग्राफी ऑफ अ सॉन्ग, सभ्यसाची भट्टाचार्य। और इस किताब में लिखा है, while writing to you, सुभाष चंद्र बोस लिख रहे हैं, while writing to you I also plan to write to जवाहरलाल जी, ये टैगोर जी को लिख रहे हैं। Discussions are ongoing in the Congress circles on the subject of Vande Mataram. On 26th October 1937, Congress Working Committee at their meeting in Calcutta will address the issue. Perhaps the committee will decide to discard the song. I do not know your opinion in this matter, and that is why I write to you. In Bengal and among Hindu outside of Bengal, great excitement has been caused, and I write to you to know what you feel. ये सुभाष जी ने लिखा। अब मैं यहां पे उद्धृत करूंगा पंडित नेहरू ने क्या क्या कहा है वंदे मातरम के लिए। यह सब कुछ इस किताब में है, ऑन रिकॉर्ड मैं पढ़ रहा हूं। नेहरू had only recently read the novel आनंद मठ only 6 days before the working committee meeting. केवल 6 दिन पहले उन्होंने आनंद मठ आनंद फानन में पढ़ लिया। उसके बाद नेहरू ने चिट्ठी लिखा। नेहरू writes on 20th October 1937, quote, I have managed to get an English translation of Anand Math, and I am reading it at present to get the background of the song. It does seem that this background is likely to irritate the Muslims. I do not understand it without the help of a dictionary. आप चिंता करिए, नेहरू देश के प्रथम प्रधानमंत्री आनंद मठ जैसे महान किताब को, बंकिम ऋषि बंकिम के उस महान ग्रंथ को आनंद फानन में 6 दिन पहले पढ़ रहे थे CWC, ताकि वंदे मातरम को विसर्जित करना है या रखना है इसका निर्णय वो ले सके। आप सोच के देखिए ये किस प्रकार की धृष्टता थी भारतवर्ष के साथ। और नेहरू जी कहते हैं मैं तो डिक्शनरी के बगैर वंदे मातरम समझ भी नहीं सकता हूं। एलओपी का भी वही हाल है, एलओपी का भी वही हाल है, तभी आज वो अदालत है। बिना डिक्शनरी के ये वंदे मातरम क्या है समझ भी नहीं सकते हैं। धन्यवाद है, धन्यवाद है माननीय प्रधानमंत्री जी का आज मौका दिया है। कुछ लोग घर में डिक्शनरी पढ़ पढ़ के आके भाषण तो किया है उन्होंने, वरना अभी तक वंदे मातरम का अर्थ भी नहीं समझ में आता। आगे नेहरू जी क्या कहते हैं मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा। नेहरू जी के सब कुछ कहने के बाद कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग होती है। रिजोल्यूशन मेरे हाथ में है इस किताब में। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की जो रिजोल्यूशन है वंदे मातरम को लेके, उसमें बहुत कुछ है, मैं कुछ पोर्शन पढ़ रहा हूं। The other stanzas of the song are little known and hardly ever sung. They contain certain allusions and a religious ideology which may not be in keeping with the ideology of other religious groups in India. The committee recognizes the validity of the objections raised by the Muslim friends to certain parts of the song. While the committee have taken the note of such objections, insofar as it has intrinsic value, the committee wishes to point out that the modern evolution of the use of song as part of national life is of infinitely greater importance. That, मैं आगे पढ़ता हूं इसमें से, taking all things into consideration, therefore, the committee recommended that whether the Vande Mataram is sung at national gatherings, only the first 2 stanzas should be sung with perfect freedom to organizers to sing any other song of an unobjectionable character. मतलब उनके मन में था कि वंदे मातरम ऑब्जेक्शनेबल है और ऑर्गेनाइजर्स के ऊपर छोड़ दिया गया कि आप कोई और गाना भी गा सकते हैं जो कि अनऑब्जेक्शनेबल नहीं है। बार बार आप देखिए नेहरू जी का क्या कहना है। नेहरू जी चिट्ठी लिखते हैं सरदार जाफरी को। नेहरू टोल्ड सरदार जाफरी that the song contains too many difficult words which people do not understand and the ideas it contains, मैं रिपीट कर रहा हूं इसे ध्यान से सुना जाए, नेहरू कह रहे हैं, and the ideas it contains are also out of keeping with the modern notions of nationalism and progress. वंदे मातरम में नेहरू कहते हैं जो आइडियाज निहित हैं वो मॉडर्न इंडिया के आइडिया नहीं है, वो मॉडर्न नेशनलिज्म के आइडिया नहीं है। इसलिए मैं चिंता में हूं कि मुझे वंदे मातरम को रखना है या नहीं रखना है। आप सोच कर देखिए, देश के पहले प्रधानमंत्री जिसके विषय में अभी माननीय प्रियंका जी ने भी बहुत कुछ बताया कि वंस एंड फॉर ऑल नेहरू जी के ऊपर चर्चा हो जाए। अगर वंस एंड फॉर ऑल नेहरू जी के ऊपर चर्चा हो गई तो फिर मैं यही कहूंगा कई लोगों के लिगेसी को दबा करके नेहरू की लिगेसी बनाने की चेष्टा की गई है। सरदार पटेल की लेगेसी को दबाया गया है। यहां तक दबाया गया कि जब सरदार पटेल की अंतिम संस्कार का समय आया,
तब नेहरू जी ने मना कर दिया था अपने कैबिनेट के कोलीग को कि कोई भी सरदार पटेल के अंत्येष्टि में ना जाए। इससे खराब और क्या हो सकता है, इससे खराब और क्या हो सकता है। केवल सरदार पटेल नहीं, बंगाल सुने आज और ओडिशा भी सुने, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस ओडिशा के भी बेटे हैं और बंगाल के भी बेटे हैं। सुभाष चंद्र बोस के लेगेसी को कांग्रेस पार्टी और नेहरू ने दबाया। और आज प्रियंका जी ने कहा कि अहंकार हो गया है इन नेताओं में, अहंकार हो गया है जो इतने बड़े बड़े लोगों के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। मैं कहना चाहूंगा आदरणीय प्रियंका जी से, प्रियंका जी, अहंकार किसके पास था, किस सरकार में था? एनसीईआरटी के 2012 के हिस्ट्री के किताब में देखिए, वो जो कार्टून है, जिस कार्टून में एक केंचुए के ऊपर बाबा साहेब अंबेडकर बैठे हुए हैं, केंचुए में लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, और पीछे हंटर लेके बाबा साहेब को कोड़े मार रहे हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये एनसीईआरटी के किताब में नेहरू को बड़ा और बाबा साहेब अंबेडकर को छोटा दिखाने के लिए कांग्रेस पार्टी ने किया था। और इतनी हिम्मत है कि कहते हैं कि हम अहंकारी है। बाबा साहेब अंबेडकर को जो कोड़े मारने के कार्टून को एनसीईआरटी के किताब में छाप सकता है, मैं उनसे पूछता हूं कि आप अहंकारी हैं या हम अहंकारी हैं? पहले अपना पास्ट देख लो, उसके बाद प्रेजेंट पर उंगली उठाना देख लो कि तुम इससे पहले कौन कौन से कारनामे कर चुके हो, किस तरह की हरकतें कर चुके हो। उसके बाद तुम प्रेजेंट की बात करना। तुम वो लोग हो जो आपातकाल लगा चुके हो, जो पूरे देश के विपक्ष को जेल में डाल चुके हो। उसके बाद भी अगर तुम दूसरों को घमंडी बता रहे हो, दूसरों को तानाशाही बता रहे हो, तो इसमें तुम्हारा ही मजाक बनना तय होगा, तुम्हारी ही टांग खींची जाएगी, तुम्हें ही कटघरे में खड़ा किया जाएगा, ना कि दूसरों। क्योंकि दूसरों के शासन में तुम्हें वो सारी आजादी मिली हुई है जो कि किसी आम इंसान को मिलनी चाहिए, इनफैक्ट उससे भी ज्यादा आजादी मिली हुई है। इसलिए तुम तानाशाही की बात नहीं कर सकते, तुम घमंड की बात नहीं कर सकते, क्योंकि घमंडी खुद तुम ही हो। बाकी आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक गुड बाय, नमस्कार।